हमने इलेक्ट्रो वन खत्म किया था, हमने इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ लिया है Q1Q2/r², इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है KQ/r², रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है, चुप हो जाओ, KQX/r² प्लस x टू द होल पावर 3/2, डिस्क की वजह से पढ़ा σ/2 ε0 1 माइनस कॉस थीटा, रॉड की वजह से पढ़ा है E परपेंडिकुलर होता है K λ/d साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, और पैरेलल होता है K λ/d cos थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 अल्फा माइनस बीटा बोला है। कहाँ देख रही है? इधर मैं बोल रहा हूँ, पागल हूँ? हाँ, तो सुन कैसे रही, कुछ और सोच रही है तो। K λ/d cos थीटा cos अल्फा माइनस cos बीटा आपको लिखवाया था, जिसमें d जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, अल्फा एंड बीटा आर द एंगल्स फ्रॉम परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन अपोजिट डायरेक्शन, ये पढ़ा था। उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा, फ्लक्स क्या होता है, गॉस थ्योरम क्या है, गॉस थ्योरम की वजह से एप्लीकेशंस पढ़े अलग अलग, और फिर स्फीयर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखा है ना। स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, अगर हॉलो कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग या हॉलो नॉन कंडक्टिंग है तो इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0, और आउटसाइड द कंडक्टर KQ/r² एट द सरफेस KQ/R², वेयर r इज द रेडियस। उसके बाद सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर भी पढ़ा। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इट इज ρr/3ε0, ठीक है ना, ρr/3ε0, और सरफेस पे और बाहर वही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जो हॉलो नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड नॉन कंडक्टिंग में होता है या हॉलो कंडक्टिंग में होता है। उसके बाद हमने डाइपोल पढ़ा। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, दो इक्वल अपोजिट चार्जेस बहुत छोटे डिस्टेंस पर रखे होते हैं, उन छोटे डिस्टेंस को हम 2l मानते हैं, तो Q × 2l इज द डाइपोल मोमेंट। एक्सियल लाइन पे जो फील्ड होती है वो होती है 2kp/r³, इक्वेटोरियल लाइन पे होती है kp/r³। एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट पैरेलल होते हैं, इक्वेटोरियल लाइन पे कैसे होते हैं, अब एंटी पैरेलल होते हैं। और उसके बाद हमने किसी भी जनरल पॉइंट पे निकाला है ना, ये जनरल पॉइंट पे निकाला। जनरल पॉइंट पे क्या होता है, जनरल पॉइंट पे निकालने के लिए हम फार्मूला यूज करते हैं kp/r³ √1 + 3 cos² थीटा, और tan अल्फा की वैल्यू जो डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो r डिस्टेंस वाली लाइन के साथ होता है 1/2 tan थीटा, ठीक है ना। उसके बाद इसमें हमने शायद टॉर्क भी पढ़ा है। टॉर्क जो होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में वो होता है P×E या फिर PE sin थीटा, वेयर थीटा इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन P एंड E। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, -P.E या -PE cos थीटा, पढ़ा है ये सब ना। और अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो जो फोर्स लगता है वो होता है -P/dE/dx। फॉर्मूले याद रहेंगे पक्का, इस फॉर्मूलों पर ही क्वेश्चंस आते हैं, जैसे एक दो क्वेश्चंस मैं करवा दे रहा हूँ। हाँ ये देखो, ये सवाल है। अच्छा, जिनको बेसिक मैथ्स में दिक्कत है, बेसिक मैथ्स की सीरीज बन गई है, मलाड मास्टर क्लास लिखोगे तो फिजिक्स आएगा, 7 लेक्चर है बेसिक मैथ्स के, जाके देखो पूरे फॉर्मूले उसके अंदर है। अलजेब्रा से लेके पूरा इंटीग्रेशन तक तो पढ़ लेना एक बार वहाँ जाके। ये सवाल देखो क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद डाइपोल मोमेंट दिस इज अलाइंड विद द डायरेक्शन ऑफ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड दिस, द डाइपोल इज देन रोटेटेड थ्रू एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना होगा। तो ध्यान से देखो, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, U इज इक्वल टू -P.E, या फिर इसको बोल सकते हैं -PE cos थीटा। पहले कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन में ही अलाइन किया गया है इलेक्ट्रिक डाइपोल को, तो पहले केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होगा, इनिशियल जो लिखा जाएगा, P मतलब डाइपोल मोमेंट ना, और डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी दी है, -5 × 10⁻⁻⁶, इलेक्ट्रिक फील्ड है 4 × 10⁵, और थीटा किसके बीच में एंगल होता है, P और E के, इनिशियली अलाइंड है मतलब 0 डिग्री हो जाएगा, इसका मतलब 5 4 जा 20 × 10⁻⁻1 इंटू 1, cos 0 की वैल्यू 1, तो U इनिशियल अगर अपन लिखते हैं तो -20/10 मतलब -2, बाद में क्या हो गया, U फाइनल क्या हो जाएगा,
कितने एंगल पे रोटेट किया गया है? 60 डिग्री पे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ही। तो कुछ करना की जरूरत ही नहीं है, आप ऐसे लिखोगे ना, -5 इंटू 10⁻⁻6 4 इंटू 10⁵ cos ऑफ 60 डिग्री। तो cos 60 की वैल्यू हाफ ना, तो 2 बन जाएगा, -10 इंटू 10⁻⁻1 मतलब -1 जूल। अब आपसे पूछा है इन दोनों में डिफरेंस कितना है, तो UF माइनस UI, -1 माइनस ऑफ -2 मतलब 1। समझ में आया? राइट फार्मूले पे क्वेश्चन आता है। आप चाहिए तो सॉल्यूशन नोट कर लीजिए, नीट 25 का क्वेश्चन है, नंबर डाल के क्वेश्चन बाद में लिखते रहना। लिख चुके? थोड़ा फास्ट ट्रैक पेज पे लिखो। आज मुझे 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन इसके करवा करके मुझे पोटेंशियल चालू करना है, जो इलेक्ट्रो 2 का पार्ट है, और वो जल्दी होता है नहीं अच्छा इसमें पोटेंशियल पूछ लिया है क्या? हाँ पोटेंशियल पूछा है, अभी तो मैं पढ़ाया नहीं है पोटेंशियल। ये देखो, an electric dipole is placed at an angle of 30 degree with an electric field of intensity this, it expresses torque of this, calculate the magnitude of charge on the dipole if the dipole length is 2 cm। क्या निकल जाएगा ये? कैसे निकालना होता है, कौन सा फार्मूला है? टॉर्क क्या होता है? PE sin थीटा। यहाँ से P निकाल सकते हो। टॉर्क कितना दिया है? 4। P अपने को पता नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड है 2 इंटू 10⁻², और साइन 30 डिग्री मतलब हाफ हाफ कैंसिल हो गया, तो P की वैल्यू आएगी 4 इंटू 10⁻⁻5। क्या यूनिट है? यूनिट क्या है? कूलम मीटर। अब P मिल गया तो P क्या होता है? Q इंटू उनके बीच का सेपरेशन। अब ये L की वैल्यू नहीं है, यहाँ गलती होती है, दिस इज द वैल्यू ऑफ 2L। तो अच्छा 4 इंटू 10⁻⁻5, 2L की वैल्यू 2 इंटू 10⁻²। हाँ क्या लिख दिया मैंने? P की वैल्यू है 4 इंटू 10⁻⁻5, Q निकालना है, ये 2 इंटू 10⁻², ये बन गया 2। तो 2 इंटू 10⁻³ कूलम या 2 मिली कूलम। ऐसे सवाल आएंगे तो कर पाओगे? फटाफट नीट का ये लिखो और सॉल्व करो। कोई मॉड्यूल लाया है? कुछ होमवर्क दिया था मैंने? डाइपोल वाइपोल सब खत्म करवाया था ना होमवर्क दे करके? करे हो होमवर्क पक्का? तो आज का लेक्चर ठीक है, बहुत दिन बाद आया तो आज मैं रिवाइज करवा दिया है। अगले लेक्चर में ये इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड शायद मैंने पूरा दिया हुआ था, तो इलेक्ट्रिक चैप्टर 1 पूरा दिया था ना, तो चैप्टर 1 में पूरा किए रहो। अगले लेक्चर में पहले स्टार्ट, अब हर लेक्चर में मुझे याद दिलाना, अगर मैं आते ही चालू कर दूं, और लेक्चर अभी टाइम पे चालू होगा, टाइम पे ख़त्म होगा। एक्सट्रीम केसेस में भले कुछ प्रॉब्लम आ जाए, मैं 7:55 तक यहाँ हाजिर रहूँगा। 8 बजे मतलब 8 बजे, हाँ 8:01 भी नहीं। तुम्हारी तरफ से भी मेरी तरफ से भी मैं चालू कर दूंगा लेक्चर, फिर अंदर से कुंडी मार लूंगा, किसी को आने नहीं दूंगा। चलो बताओ। अरे सवाल आया, डाइपोल इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन, इन विच डायरेक्शन विल इट मूव? डाइपोल ये रखा है, इधर +Q है, इधर -Q है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये रही, किधर जाएगा ये? बोलो बोलो। टूवर्ड्स द लेफ्ट as its potential energy will increase, towards right will decrease, towards the left energy increase or decrease? C? तुक्का? इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एक बात बताओ, सब लेफ्ट राइट सब बोल दो, किधर तो जाएगा ही। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, ये +Q है,
ये माइनस क्यू है, ये इनके बीच का सेपरेशन है, डाइपोल मोमेंट इधर है। P और E के बीच में जो थीटा है वो कितना है? 180 डिग्री। तो U क्या लिखते हो? माइनस पी ई कॉस थीटा। तो ये बन जाएगा -1, मतलब ये बन गया PE। जब वो लेफ्ट में जाएगा तो इसकी एनर्जी पॉजिटिव आती जाएगी, जितना लेफ्ट में जाएगा उतनी एनर्जी पॉजिटिव आएगी। तो कह रहा है कि अगर वो लेफ्ट में मूव करेगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। तो टुवर्ड्स द लेफ्ट एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज, टुवर्ड्स द राइट एज इट विल डिक्रीज। अगर राइट में जाएंगे तो क्या होगा? राइट में ही जाता है, ये डाइपोल पूरा इधर ही लेके जाओगे तो भी तो डाइपोल मोमेंट इधर ही रहेगा, डाइपोल मोमेंट तो उधर ही रहेगा ना। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म है? बताया नहीं है? हाँ तो फिर पहले ही होना चाहिए। क्यों बोला था ये नहीं पता, लेकिन पहला गलत क्यों है? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स अलग अलग हो जाएगा ना। अब ये देखो सवाल ही गलत है। हाँ, क्योंकि सवाल इसलिए गलत है क्योंकि उन्होंने ये नहीं बताया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट है कि वेरिएबल है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है तो इनका आंसर सही है। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में तो QE और QE बराबर फोर्सेस काम कर रहे होंगे ना इनके ऊपर। तो ये कांस्टेंट फोर्स से देखोगे तो गलत हो जाएगा इनका आंसर, तब तुम्हारा A भी ऑप्शन हो सकता है। तो सवाल में थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है, यहाँ लिखना चाहिए था इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तब सही होता है। ये पोलर मॉलिक्यूल से केमिस्ट्री का पार्ट है ये फटाफट बताओ। The electric field at a point on the equatorial plane at a distance r from the center of dipole having dipole moment, this is given by r is this वो इलेक्ट्रिक इक्वेटोरियल लाइन पे क्या होता है? KP/r³ ना। K की जगह क्या रखोगे? 1/4πε0। तो क्या बन जाएगा ये? P/4πε0r³ इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये P, लेकिन इक्वेटोरियल लाइन पे E और P एंटी पैरेलल होते हैं तो माइनस में आएगा ये। तो -P/4πε0r³। हाँ माइनस ये रहा, हाँ यही है ना माइनस। हाँ वो स्क्वायर ये क्यूब है। तो राइट फार्मूला ये ना, ऐसे सवाल आते हैं। ये देखो शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल मोमेंट दिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया। हाँ ये देखो, ये तो अभी किया हम लोगों ने। इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल मोमेंट P अलाइंड विद पैरेलल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रोटेटेड डाइपोल। कितना एनर्जी चाहिए 90 डिग्री पे रोटेट करने के लिए? तो जब 90 डिग्री पे करोगे तो एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0। और पहले कितनी होगी? cos 0 पे 1 -PE, मतलब पहले उसके पास एनर्जी कितनी है? -PE। अगर तुम्हें रोटेट करना है तो उसकी एनर्जी को ओवरकम करना होगा, तो कितनी एनर्जी चाहिए होगी? P। ठीक है, सिंपल सवाल आ रहे हैं ना, तो ये सब कर सकते हो तुम, अब नहीं करा रहा हूँ आगे। तो इस तरह से आपके सवाल आते हैं आपके पास। आओ आगे बढ़ते हैं। अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ने की कोशिश करते हैं, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पहले पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो हेडिंग बनाइए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, जो भी आपको लिखना हो, दोनों एक ही बात है। 2 चालू हो गया। देखो 1 2 के चक्कर में मत पढ़ो, कहीं फ्लक्स में चालू हो जाता है, कहीं यहाँ चालू हो जाता है। तुम्हारे इस चैप्टर के हिसाब से चलोगे, इस बुक के हिसाब से। तो अब
नहीं, डाइपोल से नहीं हुआ है। इस चैप्टर के हिसाब से चैप्टर 2 अभी चालू हुआ है। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? WP में हमने पढ़ा था कि वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स। हमने चैप्टर 2 में पढ़ा हुआ है कि सुन लो, वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये हमने कहाँ पढ़ा था? जब हम WPE पढ़ रहे थे। वर्क एनर्जी पावर में ये चीज़ हमने पढ़ा है कि कभी भी पोटेंशियल एनर्जी निकालना हो तो आपको क्या ढूंढना पड़ेगा कि कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है। क्या ढूंढना पड़ेगा? कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है। कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन लिख लो, और वो वर्क डन किसके बराबर होता है? माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। कुछ याद नहीं है? याद है कि नहीं भाई? देखो, अब ये तुम्हें बताना पड़ेगा, इतना तुम्हें याद होना चाहिए। वी नो दैट कभी भी पोटेंशियल, आगे भी पोटेंशियल एनर्जी आएगा, ऐसे हगोगे तो फिर हगते रह जाओगे। डेल्टा यू क्या होगा? माइनस वर्क डन बाई डब्ल्यू कंजर्वेटिव। क्या होगा? माइनस वर्क डन बाई कंजर्वेटिव। अब मान लो एक चार्ज पार्टिकल मेरे पास यहाँ है, और इस चार्ज पार्टिकल से कोई भी डिस्टेंस ले लिया मैंने, मान लो r1 डिस्टेंस पर इधर एक दूसरा चार्ज पार्टिकल है Q2। एक Q2 जाना किधर चाह रहा होगा? इधर, और इधर जाना चाह रहा है। तो एक काम करो, R1 डिस्टेंस पर यहाँ पर है Q2, और इसको लेके आना है R2 डिस्टेंस पर। तो आप जो काम करेंगे इस Q2 चार्ज पर R1 से R2 तक लाने में, कौन सा काम बात कर रहा हूं मैं? Q2 चार्ज को R1 से R2 तक लाने में जो भी काम करेंगे, क्या वो काम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा? यही होगा ना। अब एक बात बताओ, जब वो Q2 पर है तो कितना इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो? हाँ बोलो, सही बोल रही है। K Q1 Q2 बाई R1 स्क्वायर। और जब R2 पर आएगा तो क्या R डिपेंडेंट है? वो इनके बीच में किसी और पॉइंट पे होगा तो अलग आ जाएगा फोर्स। तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि फोर्स जो है वो डिस्टेंस के साथ बदल रहा है, मतलब फोर्स इज अ वेरिएबल क्वांटिटी। तो वेरिएबल फोर्स का वर्क डन लिखने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ता है? इंटीग्रेट। क्या करना पड़ता है? तो मैं एक काम करता हूँ, ऐसा मानता हूँ कि यहाँ से x डिस्टेंस पर, इस पॉइंट को ए बोल दिया, इसको b, x डिस्टेंस पर जब ये चार्ज पार्टिकल यहाँ है तो इसके ऊपर फोर्स इधर लग रहा होगा, और ये फोर्स कितना होगा? K Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर। हाँ या ना? इसको मुझे इधर लेके आना है तो मैं dx इधर लाने की कोशिश करूँगा, तभी तो Q1 से Q2 पर आऊँगा ना। हाँ या ना? तो मेरा जो डेल्टा U लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा माइनस ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स विच इज K Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन dx। और f और dx के बीच में कितना एंगल है? dx मेरा इधर है, f उधर है, cos 180। कहाँ से कहाँ लेके आना है तुम्हें? पहले R1 पे है, अब लेके आना है R2 पर। तो डेल्टा U जो लिखा गया cos 180 का मतलब -1, ये माइनस और माइनस मर गए। जैसे ये दोनों मरे, हमारे पास आएगा K Q1 Q2 बाहर 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/x R1 से लेकर R2। तो इफ़ यू सब्स्टिट्यूट द लिमिट इट वुड बी K Q1 Q2 1/,
R1 माइनस 1 बाई माइनस साइन था इसलिए ये पोटेंशियल एनर्जी का चेंज है UF माइनस UI। इसमें बताओ मैंने क्या रॉकेट साइंस लगाई है तुम्हें नहीं समझा है। क्या WPE से वर्क डन लिखा है? वर्क डन लिखना आना चाहिए। वर्क डन लिखने के लिए आपको वर्क एनर्जी पावर चैप्टर्स को एक बार रिकॉल करना चाहिए, जिसमें आपको ये बताया गया कि पहले ये पता करो फोर्स कांस्टेंट है कि वेरिएबल। अगर वेरिएबल फोर्स है तो इंटीग्रेट करना पड़ता है। इंटीग्रेट करने के लिए एक ऐसे पॉइंट पे फोर्स लिखो और उसको छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करो dx, जैसे मैंने x पर फोर्स लिखा, dx डिस्प्लेसमेंट किया, f और dx के बीच का थीटा लिखो, इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, आपको अगर ये करने का मन है तो आप नोट तो करना पड़ेगा। आपको ये प्रोसेस याद रखने का मन है, प्रोसेस याद रखो, और आप चाहते हो कि प्रोसेस याद ना रखा जाए तो आप ये फार्मूला भी याद रख सकते हो कि ठीक है। अब इस फार्मूले में अगर मैं ये बोलूं कि इफ R1 इज इक्वल टू इन्फिनिटी एंड, तो ये करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, R1 तो इनिशियल पोजीशन है ना, तो U इनिशियल 0 हो जाएगा। किसी भी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे U कितना होता है, 0 होता है। और इसी में बोलूं कि R2 की वैल्यू अपन R रख दे तो U फाइनल क्या लिखा जाएगा, U। तो बच्चों ये क्या बना, U माइनस 0, क्योंकि डेल्टा U का मतलब UF माइनस UI इज इक्वल टू K Q1 Q2, यही बनेगा ना, 1 बाई R 1 बाई इंफिनिटी माइनस 1 बाई R। ठीक है क्या? ये तो बाइंडिंग एनर्जी निकल गई, कहीं गलती हो गई, देखो कहाँ गलती हुई है, प्लस माइनस से गलती हुई है कहीं पे। वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स में फोर्स तो इधर ही लग रहा था, डिस्प्लेसमेंट अपन ने इधर किया है, तो cos 180 डिग्री, cos 180 मतलब माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स। R1 से लेके R2 पर आए हैं। हाँ, कौन सा नेगेटिव? नहीं, वो सही है ना, क्योंकि जब लिखोगे तो माइनस 1 बाई R2 माइनस ऑफ माइनस 1 बाई R1 होगा ना, तो 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2 वो सही है। कहाँ गलती हुई, ये प्लस में आना चाहिए, बाकी सब सही है, तो सेल्फ एनर्जी आ जाएगी अगर मैं माइनस में लिखूं तो। अपने को ये याद है क्या कि अगर हम लोग लिखना चाहते हैं तो A से B लाना है तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट होता है, तो अगर अपन ऐसे लिखें इसको U इनिशियल माइनस U फाइनल, तो ये बन जाएगा। तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो माइनस बाहर ले लिया तो K Q1 Q2 1 बाई R2 माइनस 1 बाई R1, तो R2 को अगर मैंने R ले लिया तो फाइनल पोजीशन U हो जाएगी, R1 को अगर मैंने ये लिया तो वही आ रहा है। कहीं कुछ तो गड़बड़, छोटा सा ही गड़बड़ है, बहुत बड़ा नहीं, क्योंकि कंडीशन वाइज सब सही है। वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू दिस, तो माइनस WC, ठीक है, माइनस ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स R1 से R2, cos 180 माइनस 1 ही होता है। हाँ, तो माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो 1 बाई एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, यहाँ का माइनस इस माइनस को काट डाला, वो PhD मत करो, वो सही है।
नहीं, इनिशियली मैं R1 से ही R2 लेके आ रहा हूं ना। वन बाई एक्स स्क्वायर को क्या मैं ऐसे लिखूंगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, अब बताओ ये क्या हुआ। तो 1 बाई माइनस एक्स लिखो या माइनस 1 बाई एक्स लिखो, बात तो एक ही है। वो सब सही है, गलती कहाँ हुई यही नहीं मिल रहा है। फिर से करेंगे तभी हो पाएगा, क्योंकि ऐसे ढूंढते रहेंगे तो मिलेगा ही नहीं। U इनिशियल माइनस U फाइनल बनेगा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। इधर अपने पास चार्ज है इधर है R1 पर Q2 चार्ज, अच्छा सही तो आ रहा था यार, क्योंकि 1 मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होना चाहिए ना, हमारा R1 बड़ा था जो इन्फिनिटी हो रहा था, तो इसको ऐसे लिखते हैं। यही गलती हो गई थी खाली कि वो पहले, क्योंकि छोटा डिस्टेंस ये आएगा ना R1, इसलिए माइनस आ रहा है। ये वाला डिस्टेंस R2 है अपना, बड़ा डिस्टेंस है। तो जब U इनिशियल माइनस U फाइनल लिखोगे तो ये क्या लिखा जाएगा, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन लिखने के लिए प्रोसेस वही है कि यहाँ से x डिस्टेंस पे अपन यहाँ चले गए, तो इस पॉइंट पे इस Q, जब Q2 यहाँ से यहाँ आ रहा होगा, देखो Q2 को तुम्हें क्या करना है, इधर से इधर लेके आना है, लेकिन Q2 का जो तरीका है वो क्या है, Q2 चाहता क्या है, ऐसे दूर भागना चाहता है। तो तुमने कुछ एक्स्ट्रा काम कर रहे हो तुम यहाँ से यहाँ ले आने के लिए। इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो तो इधर ही रहेगा, क्योंकि वो तो दूर ले जाना चाह रहा है, दोनों प्लस प्लस चार्ज है तो दूर ही लेके जाएगा ना। हमें लेके किधर आना है, इधर dx। तो क्या अपन यही लिखेंगे k q1 q2, देखो तरीका वही है, बाई एक्स स्क्वायर dx cos 180 का इंटीग्रेशन। मैंने यहाँ माइनस साइन अब नहीं लगाया, क्यों, अरे क्योंकि यहाँ माइनस साइन लगाओ तो यहाँ था डेल्टा u, uf माइनस ui, ui माइनस uf लिख दिया, दोनों एक ही बात है। तुम यहाँ माइनस साइन लगा रहे हो तो यहाँ uf माइनस ui लिखना पड़ेगा, जो अपन पहले लिखे थे उसमें कोई गलती नहीं थी। यहाँ से -1 बाहर आ जाएगा, k q1 q2 भी बाहर आएगा, r1 कहाँ से, r2 से r1 लेके आना है, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, -1 बाई एक्स r2 से r1, u इनिशियल माइनस u फाइनल इज, ये माइनस को बाहर ले लो तो ये ऐसा k q1 q2 माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आएगा 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। ठीक है क्या, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अब यहाँ अगर मैं लिखूं कि इफ R2 इज इन्फिनिटी, तो R2 किसको करेस्पॉन्ड कर रहा है, U फाइनल को ना, तो ये 0 बन जाएगा, भाई दूर है ना डिस्टेंस। R1 को R ले लिया तो U इनिशियल कितना बनेगा, U। अब यहाँ रखोगे तो इट इज U माइनस 0 k q1 q2 1 बाई R माइनस 1 बाई इन्फिनिटी। तो 1 बाई इन्फिनिटी कितना होता है, 0। ये क्या बन गया, k q1 q2 बाई, हमें ये फार्मूला याद रखना है। वहाँ भी देखो सब कुछ यही आया था, खाली ये वाला पार्ट उल्टा हो गया था, और उससे भी आंसर आएगा, सही किया था, कुछ भी गलत नहीं किया था, कहीं कैलकुलेशन वाइज गलती हो गई थी बस।
तो u की वैल्यू क्या होनी चाहिए, k q1 q2 बाई r। व्हाट इज u, k q1 q2 बाई r। k q1 q2 बाई r इज द इंटरेक्शन एनर्जी बिटवीन टू पार्टिकल्स, और यही हमारा क्या कहलाता है, u। जब भी तुमसे पूछेगा कि कितना काम करना पड़े एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में, आप क्या करोगे, u निकाल लोगे। क्या निकाल लोगे, u से अपना काम बन जाता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। अब जैसे, हाँ लेकिन यहाँ पे एक चीज याद रखना, Q1 अब ये पूरे पोटेंशियल में चलेगा कि Q जो चार्जेस होंगे ना आर टेकन विथ साइन। अब तुम्हें यू क्यू अगर पॉजिटिव दिया है तो पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव दिया है तो नेगेटिव लेना है। क्या हो गया, तू कब से सो रही है, जा मधुर क्या। अगर आप सोई ना तो जो मर मर के बोल रही, बोलने लायक नहीं बचेगी। तो Q1 और Q2 को कैसे लेना है अपने को, साइन के साथ। याद रहेगा, एक दो याद रहेगा। इस पे देर आर 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। इसमें टाइप 1 का क्वेश्चन देखो। टाइप 1 का जो क्वेश्चन है, टाइप 1 कहता है लेट अस सपोज अपने पास एक चार्ज Q यहाँ है, मास है m, और ये चार्ज है फिक्स्ड। देखो कोई तो है बोले जा रहा है कब से। ये दूसरा चार्ज इधर रखा है मैंने, ये भी Q है, मास है m, माइनस Q है और मास है m। इनिशियली ये सेपरेटेड है r डिस्टेंस से। छोड़ेंगे तो क्या होगा, इस पॉइंट पे मैंने पकड़ के रखा था, अगर मैं इस चार्ज को इस पॉइंट से छोड़ूं तो क्या होगा, लेफ्ट जाएगा। क्यों, अपोजिट चार्जेस जो है वो अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ से ये लेफ्ट गया, जैसे ही ये लेफ्ट में आगे जाएगा फोर्स हर एक पॉइंट पे बदलता जाएगा। फोर्स बदलेगा तो एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा होगा हर एक पॉइंट पे, और अगर एक्सेलरेशन चेंज हो रहा होगा तो वेलोसिटी भी आ रही होगी। तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी 0, इधर आएगा वेलोसिटी अलग, यहाँ वेलोसिटी अलग, यहाँ वेलोसिटी अलग, यहाँ अलग। क्या हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी अलग अलग आएगी। अब मैं आपसे पूछूं, फाइंड आउट द वेलोसिटी of minus q when the separation between the charges becomes r naught। क्या कहना चाह रहा है वो, कि जब छोड़ोगे तो पहले तो ये पता कर लिया हमने कि वो लेफ्ट में ही जाएगा, तो लेफ्ट में गया गया गया, ये इनिशियल केस दिया है। इसकी जो फाइनल सिचुएशन बनेगी वो कुछ ऐसा कि यहाँ अपने पास वो फिक्स्ड वाला चार्ज है और ये घूमते घूमते यहाँ आ गया, और ये सेपरेशन कितना दिया है, आर नॉट माइनस क्यू मास एम। इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी इधर हो जाएगी v, यही v पूछा है, बराबर। अब ऐसे सवाल सॉल्व करने हैं तो सिंपल तरीका बताओ मुझे, इसमें कौन सा फोर्स का, वेलोसिटी पूछने पे क्या क्या कर सकते हैं। मैंने बताया है, कई बार बोला है कि जब वेलोसिटी बोले तो क्या कर सकते हैं। देखो ऐसे ट्रिक्स नहीं बोलोगे, गूंगे बहरे बन के बैठे रहोगे तो फिजिक्स पढ़ने का मतलब नहीं होगा। कम से कम 300 बार तो बोला ही होगा। सेंटर ऑफ मास में भी बोला है, रोटेशन में भी बोला है, वर्क एनर्जी पावर में तो बोला ही बोला है, सर्कुलर में भी बोला है। हर एक पॉइंट पे ये चीज़ बताई है। लास्ट टाइम बता रहा हूँ, अब नहीं बताऊंगा, मैं लिख दिया करूँगा। फिर वेलोसिटी जब भी पूछे तुम्हारे दिमाग में 2 थॉट्स आने चाहिए, एक मोमेंटम कंजर्वेशन और दूसरा एनर्जी कंजर्वेशन।
तीसरा ये तो डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होगा जिसमें फोर्स इंट्रोड्यूस नहीं हो रहा होगा। मोमेंटम कंजर्वेशन या फिर एनर्जी कंजर्वेशन। अब एनर्जी मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम, वेलोसिटी के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम, उसी का एक पार्ट है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब मुझे ये पता करना है मोमेंटम कंजर्वेशन से क्या ये सॉल्व हो सकता है, तो आंसर है नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मोमेंट पहले वो r पर है, फिर r0 पर है, डिस्टेंस के साथ वेलोसिटी चेंज हो रही है। मोमेंटम में डिस्टेंस का कोई काम नहीं होता। दूसरा बचा क्या? एनर्जी कंजर्वेशन या वर्क एनर्जी थ्योरम। एनर्जी कंजर्वेशन कब लगा सकते हैं, क्या कंडीशन होती है? सारे फोर्सेस कंजर्वेटिव नेचर के होने चाहिए। इसमें कौन सा फोर्स काम कर रहा है? अगर नॉन कंजर्वेटिव हुआ तो WEP लगाएंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम। लेकिन अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो आप एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हो। यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा है। वो कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव कि नॉन कंजर्वेटिव? तो यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हो। देखो तुम लोग ने बहुत डीमोटिवेट कर देते हो। ये बहुत छोटी छोटी बात है। फिजिक्स पढ़ना है तो कुछ तो बेसिक याद रखो ना। इंग्लिश पढ़ने के ABCD नहीं आएगा तो इंग्लिश कैसे सीख पाओगे? वैसे ही फिजिक्स पढ़ना है तो वेलोसिटी के लिए क्या करना होता है, वो कंजर्वेटिव फोर्स पे क्या करना होता है, नॉन कंजर्वेटिव भी आ गया तो क्या करना होता है, ये जबान पे होना चाहिए, तुरंत निकलते ही बोलना है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओगे तो क्या आएगा, U इनिशियल प्लस K इनिशियल इज इक्वल टू U फाइनल प्लस U इनिशियल। इनिशियली ये वाला पार्टिकल कितनी दूर है, r डिस्टेंस पर है। r पर आया कहां से होगा, इन्फिनिटी से ही आया होगा ना। ऐसा थोड़ी यहीं पैदा हुआ था, वो कहीं से आया होगा इस पॉइंट पे। तो हमें जब भी दो पॉइंट के बीच में इनिशियल फाइनल लिखना हो, हम ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो U इनिशियल क्या होगा, K Q1 Q2 बाई R। K इनिशियल कितना है, U फाइनल कितना हो जाएगा, K फाइनल कितना होगा, हमें V चाहिए। सवाल सॉल्व हो गया। अब देखो इसमें कुछ नहीं है, लेकिन आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। वेलोसिटी लिखनी है, बस यही समझना है कि एनर्जी कंजर्वेशन कब लगा सकते हो। V स्क्वायर होगा 2K Q1 Q2 बाई M 1 बाई R माइनस 1 बाई R0, या V लिखना होगा अंडर रूट ऑफ 2K Q1 Q2 बाई M 1 बाई R माइनस 1 बाई R0। मुझे एक और तरीका कराने का मन था, लेकिन अब मैं नहीं करा पाऊंगा उसको। यही तुम्हें नहीं पता था तो मैं कैसे कराऊँ दूसरा तरीका, उसमें तुम लोग और हगोगे। फिर बेसिक तरीके तुम अच्छे से करके आओगे तो मेरा मूड भी अच्छा बनेगा। सेकेंड मेथड चलो करा दे रहा हूँ, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा उसका। आप बेसिक्स पे काम नहीं कर रहे हो। देखो, और जब तक याद नहीं रखोगे चीज़ों को, तो ऐसा कोई इसमें दवाई नहीं है ना मेरे पास मैं तुम्हें पिला दूँ। मेथड 2 है, ये 9th-10th में पढ़ा है। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। पढ़ा है ये। पोटेंशियल का लॉस, पोटेंशियल का लॉस कितना हो रहा है देखो जरा। पोटेंशियल एनर्जी पहले कितने डिस्टेंस पे है, के क्यू, लॉस मतलब डेल्टा यू पूछा है। वो क्या पूछा है, डेल्टा यू। तो डेल्टा यू की वैल्यू क्या है, 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2 ना। तो लॉस कैसे लिखेंगे, लॉस का मतलब होगा माइनस साइन। लॉस में तो माइनस ही आता है। 1 बाय इनिशियली कहाँ पर है वो, R बराबर है ना। इनिशियली वो कहाँ पर है, अरे बोलो। माइनस साइन क्यों लगाया पता है, क्योंकि 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2 था, और इसमें R1 वॉज द क्लोजेस्ट डिस्टेंस। हमारे पास अगर यहाँ इस वाले फार्मूले के हिसाब से लिखना है तो ये बनेगा 1 माइनस R0 1 बाई R। करेक्ट। मैंने क्या किया, लॉस मतलब माइनस,
के Q1 Q2 1/R1 माइनस 1/R2 ये फार्मूला है डेल्टा यू लिखने का। और वो चेंज लिखने का जो फार्मूला है, ये चेंज लिखने के फार्मूले में R1 इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये रहा जो फाइनल पोजीशन है उसमें कम डिस्टेंस है, तो कम डिस्टेंस वाले को पहले लिखना है, ज़्यादा वाले को बाद में लिखना है। गेन इन काइनेटिक एनर्जी, तो पहले तो काइनेटिक एनर्जी 0 ही थी। जो इक्वेशन तुमने ये बनाया है उसको तुम यहीं पे सॉल्व कर सकते हो, माइनस साइन को अंदर भेज दोगे, के Q1 Q2 1/R माइनस 1/R0 बन जाएगा, 2/m लगा के रूट लगा दोगे, आंसर आ गया। तो ये मेथड 2 2 लाइन में सॉल्व कर सकते हो। मैं फिर भी तुम्हें रिकमेंड करूंगा ये वाले मेथड से जाने को, अगर तुम्हें ये नहीं समझा है तो। लॉस का मतलब नेगेटिव साइन लगाना है, R1 छोटा वाला डिस्टेंस होगा, R2 बड़ा वाला होगा, इससे भी कर सकते हो। दिस वाज टाइप 1। एक और टाइप है, इसको नोट करो फिर वो कराता हूँ। कहाँ, किधर? हाँ, Q1 Q2 की जगह Q लिख दो ना, दोनों Q Q है, Q1 की वैल्यू भी Q है, Q2 की वैल्यू भी Q है, तो क्या इसको Q1 लिखो, इसको Q2। एक गलती अपन ने की है, तुम लोगों ने बताया नहीं वो क्या गलती है। वेरी गुड, गोइंग टू टेकन विद साइन। तो यहाँ Q2 तो माइनस में है ना, तो ये भी कैसा आएगा, तो जब ये इधर जाएगा ना तो ये ऐसा बन जाएगा। जब इसको इधर ले गए तो ये R0 वाला प्लस में आ जाएगा, और R वाला ये जो पार्ट है ये माइनस में आएगा, तो ये R0 और ये हट जाएगा, तो ये ऐसा बनेगा हमारा आंसर। और उसके हिसाब से तब ये आंसर भी देखो यहीं पे मिल गया तुम्हें, दिख रहा है, यहीं पे आंसर मिल जाएगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों पता है, देखो इधर माइनस लॉस मतलब माइनस Q1 और Q2 को तो माइनस लिखना पड़ेगा ना, माइनस माइनस प्लस हो गया। चार्जेस आर टेकन विद साइन। चलो अब तुम उससे देख के लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्ज Q1 या Q ले लो आपकी बार, मास M, इधर भी एक चार्ज है माइनस Q मास M, इसको यहां से रिलीज किया, इसको इधर से रिलीज किया, इसका मास 2m ले लो। चार्ज सेम है, मास अलग अलग है। अब पहले एक फिक्स था, अब दोनों मूव कर रहे हैं। अगर दोनों मूव करेंगे तो फाइंड वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल्स व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय R0। अब ये सवाल है, अगर मैं इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करूं तो ये इनिशियल पोजीशन हो गई। अगर मैं इसकी फाइनल पोजीशन बनाऊंगा तो ये Q वाला चार्ज भी इधर चल के यहाँ पहुँच गया है, ये माइनस Q वाला चार्ज भी इधर आ गया है ऐसे, और इनके बीच का ये सेपरेशन हो गया R0। अब चूंकि दोनों मूव कर रहे हैं तो ये इधर जा रहा होगा तो और ये इधर आ रहा होगा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट चल रहे होंगे क्योंकि दोनों में अट्रैक्शन हो रहा होगा। माइनस Q इसको अपनी तरफ खींच रहा होगा और प्लस Q इसको अपनी तरफ खींच रहा होगा। ऐसा रिजल्ट दोनों ऐसे ऐसे चल के आएंगे और बीच में इनके बीच का सेपरेशन R0 एक पॉइंट पे हो गया है। तो ये वाली वेलोसिटी मान लो V1 है, ये वाली वेलोसिटी मान लो V2। दोनों इक्वल भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती। तभी मैंने V1 और V2 दो अलग अलग वेलोसिटी ली है। तो अगर ये दोनों अलग अलग वेलोसिटीज़ हैं V1 और V2, अब देखो क्या हो सकता है इसमें। इस क्वेश्चन को अगर मैं बहुत ध्यान से देखूं तो कितने वेरिएबल्स दिख रहे हैं,
कितने वेरिएबल्स दिख रहे हैं? 2। तो कितना इक्वेशन चाहिए? दोनों वेलोसिटी निकालनी है। तो वेलोसिटी निकालने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगा तो वर्क एनर्जी थ्योरम। कब नहीं लगेगा एनर्जी कंजर्वेशन? जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आ जाए, मतलब कंजर्वेटिव फोर्स के अलावा भी फोर्स आ जाए। तो इसमें कंजर्वेटिव फोर्स है तो एक तो इक्वेशन अपन वहीं से बना लेंगे, कंजर्वेशन ऑफ। तो क्या बनेगा? u इनिशियल प्लस k इनिशियल इज इक्वल टू u फाइनल प्लस, तो u इनिशियल कितना है? k q माइनस q बाई r प्लस 0। फाइनली क्या हो जाएगा? k, बोलो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m v1 स्क्वायर हाफ 2m v2 स्क्वायर। 2 ने 2 को मार दिया। तो एक इक्वेशन यहाँ से जो बन के आई है वो हो गई है माइनस के क्यू स्क्वायर बाई आर माइनस के क्यू स्क्वायर बाई आर नॉट प्लस हाफ एम वी वन स्क्वायर प्लस एम वी टू स्क्वायर। करेक्ट। अब दूसरा आपने बोला कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दो, मैं मान भी गया आपकी बात, लेकिन मोमेंटम कंजर्वेशन कब लगा सकते हैं? डिस्टेंस नहीं, डिस्टेंस से रिलेशन तो मिल गया है ना, एफ एक्सटर्नल 0 होगा तब लगा सकते हैं ना। देखो डिस्टेंस, उसमें डिस्टेंस का रिलेशन था तो वेलोसिटी डिस्टेंस के रिलेशन से नहीं आएगी, मोमेंटम कंजर्वेशन से नहीं आती क्योंकि एक ही वेरिएबल था। इसमें 2 वेरिएबल हैं। डिस्टेंस के लिए आपने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दिया और मोमेंटम लगाना है तो हमें सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा क्या पूरे सिस्टम पर कोई बाहर से फोर्स लग रहा है क्या? पूरे सिस्टम पर बाहर से कोई फोर्स लग रहा है? नहीं। पूरे सिस्टम पर जितना फोर्स क्यू लगा रहा है माइनस क्यू पर, माइनस क्यू भी उतना ही फोर्स लगा रहा है क्यू पर, मतलब उस पूरे को एक सिस्टम मान लिया तो बाहर कोई भी फोर्स नहीं है। अगर बाहर फोर्स नहीं है तो यहाँ मैं बोल सकता हूँ सिंस एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0 देयरफॉर यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब मोमेंटम कंजर्वेशन क्या कहता है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है? P इनिशियल इज इक्वल टू, P इनिशियल कितना है? P फाइनल कितना है? टू एम माइनस वी टू। मोमेंटम लिखने के टाइम डायरेक्शन याद रखनी पड़ती है। तो क्या ये बनेगा एम वी वन इज इक्वल टू 2mv2। एम ने एम को मार दिया, क्या v1 की वैल्यू 2v2 आ गई, इक्वेशन 2। बस अब सवाल सॉल्व हो गया। सब्स्टिट्यूटिंग v1 इन इक्वेशन 1, तो देखो इक्वेशन 1 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ के क्यू स्क्वायर 1/r0 माइनस 1/r, इसको इधर ले गए तो प्लस में हो गया, इज इक्वल टू हाफ एम v1 की वैल्यू कितनी है 2v2 और ये एम v2 स्क्वायर, तो ये बना के क्यू स्क्वायर 1/r0 माइनस 1/r, ये 4 बनेगा। 4 का मतलब 2mv2 स्क्वायर प्लस mv2 स्क्वायर, ये बन जाएगा 3mv2 स्क्वायर। तो v2 की जो वैल्यू आएगी इट इज के क्यू स्क्वायर बाई 3m 1/r0 माइनस 1/r का रूट। और जब v2 मिल गया तो v1 भी मिल गया ना, v1 इज इक्वल टू v2/2 इस वाले इक्वेशन से। नहीं, तो v1 क्या आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ दिस।
समझ आया क्या? क्या देखा आपने? जब एक वेरिएबल होगा तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दो हुआ तो एनर्जी और मोमेंटम दोनों। छापिए। ये दो टाइप थे इस पर। तो ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी था। क्या ये समझ में आया तुम्हें? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बाद एक नया टॉपिक है, ये किसके बीच में है एनर्जी? इसको बोलते हैं इंटरैक्शन एनर्जी बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स। अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल हो गया तो, जैसे मुझे मिला एक टॉपिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या होता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्या होता है? ये सब याद रखो WP के कॉन्सेप्ट से। कहीं भी पोटेंशियल आया तो फटाफट इस्तेमाल कर सकते हो, इसमें भी उसके क्वेश्चंस आ जाते हैं। सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते हैं ध्यान से देखो। अगर ये डिस्टेंस L है, ये भी L है और ये भी L है, मान लो यहाँ एक चार्ज रखा है Q1, एक चार्ज यहाँ रखा है Q2, एक चार्ज यहाँ रख दिया Q3, और मैंने पूछा आपसे फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो जब सिस्टम की एनर्जी लिखना है ना, इट मीन्स इंटरैक्शन बिटवीन all the charged particles with one another। सुहाना, मैं आंखें निकाल लूंगा, सोने लायक बचेगी भी नहीं तब। आंखें अपने आप बंद हो जा रही हैं, सो थोड़ी रही हूं मैं। तुम क्या सोई हो क्या 10 दिन पूरा, कि नहीं मिला सोने को? क्या कर रही थी? हंस रही थी? तो जब सिस्टम की एनर्जी लिखनी है तो जितने भी चार्ज पार्टिकल हैं सबका आपस में इंटरेक्शन करना होता है। जैसे मैंने 1 को उठाया, Q1 मतलब 1, तो 1 का इंटरेक्शन 2 से करवा दो, अभी 1 का इंटरेक्शन 3 से करवा दो। क्या 1, 2 और 3 दोनों से मिल चुका है? तो 1 का इंटरेक्शन सबसे हो गया। अब 2 को देखो, 2 को उठाओ, 2 का इंटरेक्शन किससे हुआ है अभी तक? 1 से हो चुका है। किससे नहीं हुआ है? 3 से, तो 3 से करा दो। अब 3 को उठाओ, 3 का इंटरेक्शन 1 से हो चुका है, 3 का इंटरेक्शन 2 से भी हो चुका है। क्या सब एक दूसरे से मिल चुके हैं? तो एनर्जी होगी ये। तो U ऑफ सिस्टम लिखा गया 1 और 2 के बीच में जो इंटरेक्शन है, इट इज K Q1 Q2 बाई L। लेकिन यहाँ याद ये रखना है, चार्जेस साइन के साथ लेने होते हैं। वन और 3 के बीच में L, 2 और 3 के बीच में। दिस इज योर फाइनल आंसर। समझ आ रहा है? अच्छा, लेकिन अगर ये सवाल ऐसा होता Q3 Q4, अब मैं बोलता हूँ इंटरेक्शन की एनर्जी लिखो U ऑफ सिस्टम। तो अब आप U ऑफ सिस्टम क्या लिखते? क्या ये बनता 1 को उठाते 1 2 का इंटरेक्शन, 1 3 का इंटरेक्शन,
1 4 का इंटरेक्शन, 1 सबसे इंटरेक्ट कर चुका है, 2 को उठाते क्या 2 1 से इंटरेक्ट कर चुका है, तो 2 और 3 2 और 4, क्या 2 का सबसे इंटरेक्शन हो गया। अब 3 को उठाते 3 1 से इंटरेक्ट कर चुका है, 3 2 से कर चुका है, 3 4 से नहीं किया, अब सबका सबसे हो गया। कितने टर्म बने 1 2 3 4 5 6। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ऐसे में पेंटागन बना दूं, हेक्सागन बना दूं, पॉलीगॉन बना दूं, तो जैसे जैसे क्यूब बना दूं, जैसे मैं बढ़ाता चला जाऊंगा साइड्स को, उतने कॉर्नर्स बढ़ते जाएंगे। कॉर्नर्स बढ़ने का क्या मतलब होता है, क्या उतने पेयर्स बढ़ते चले जाएंगे। तो जितने ज़्यादा पेयर्स होंगे, क्या कहीं ना कहीं ये पॉसिबिलिटी बन जाएगी कि एक आध मिस हो जाए कहीं बीच में, हो सकता है ना। तो अगर मिस हुआ है कि नहीं वो आप चेक कैसे करोगे, तो याद रखेंगे इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं सिस्टम में, ये जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं, इट इज इक्वल टू NC2। नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं, NCR जानते हो, बाइनोमियल में पढ़ा है। NCR की वैल्यू होती है n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। मलाड फिजिक्स करके जो टॉपिक बता रहा हूँ मैं, मास्टर क्लास मलाड लिखोगे उसके अंदर फिजिक्स मास्टर क्लास आएगा, उसका पहला ही लेक्चर देखना, लेक्चर 2, लेक्चर 1 या 2 में है, शायद 2 में है। वहाँ बाइनोमियल एक्सपांसन करके एक टॉपिक पढ़ाया मैंने, उसको पढ़ना, उसमें ये फार्मूला है, ठीक है। तो बाइनोमियल में ये चीज़ मिलेगी आपको। NC2 में n क्या है, नंबर ऑफ कॉर्नर्स, ठीक है। जैसे मैं पूछूं कि ट्राइंगल में कितने टर्म्स होंगे, आपने 3 लिख दिया है ना, और प्रूफ करते हैं 3 कैसे होते हैं, तो ये क्या लिखोगे, नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 3C2। क्या होगा नंबर ऑफ टर्म्स, यहाँ पे n का काम कौन कर रहे हैं, r का काम कौन कर रहे हैं, तो n फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, 3 फैक्टोरियल, 3 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल जानते हो, फैक्टोरियल का मतलब होता है मल्टीप्लाई करते हुए पीछे की तरफ बढ़ो जब तक 1 पे ना पहुंच जाओ। 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, 1 फैक्टोरियल की भी 1 होती है। तो नीचे क्या है, 3 माइनस 2 मतलब 1 फैक्टोरियल 1, और ये 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 इंटू 1। 2 ने 2 को मार दिया, कितना आया, कितने टर्म्स थे, इसमें कितने टर्म्स हैं, चला आप लोग बताओ। तो 4C2 क्या लिखूं, बोलो जल्दी, 4C2 को क्या लिखूं, आगे कितने हैं, काउंट करो, समझ में आया। एक क्यूब हुआ तो उसमें कितने होंगे, एक क्यूब में कितने होंगे, तो 8C2 बन जाएगा। अब बोलो, अब मैं देखो इसको ऐसे लिखूंगा, 8 इंटू 7, नीचे मैंने देखा 6 दिख रहा है, 8 इंटू 7 के बाद ऊपर क्या लिखूंगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। मतलब क्या वो मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ उसको कि 6 फैक्टोरियल है, और नीचे 8 माइनस 2 ये भी 6 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल मतलब ये। समझा क्या है, कितने आए, 28। अब सोचो ऐसे 28 लिखेंगे तो एक आध तो बीच में मिस कर ही सकते हैं ना, वो मिस ना करें इसलिए हमें वो याद रखना है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं, NC2। क्लियर, अच्छा। अब इसमें ना ये तो है ही, जो भी पढ़ा ये तो काम करता ही है,
इसमें एक लॉजिक चलता है, वो समझेंगे, क्योंकि तुम्हें जब जेई पूछेगा तो जेई घिसाना नहीं चाह रहा है, नीट तुमसे घिसाएगा नहीं, ये सब चीज़ें पूछ के घिसना नहीं है। तुम्हें क्या करना है, वो ट्रिक ऐसे पूछता है। ट्रिक में क्या होता है, मान लो ये है, यहाँ पे Q, इधर भी Q, इधर भी Q, दिस इज 1 2 3, बीच का डिस्टेंस है L। U ऑफ सिस्टम पूछा गया है, तो क्या लिखोगे तुम, ऐसे तीनों बार लिखोगे तो KQ स्क्वायर बाई एल, KQ स्क्वायर बाई एल, KQ स्क्वायर बाई एल, जोड़ोगे तो क्या आएगा 3KQ स्क्वायर बाई एल। लेकिन अब ट्रिक से करना होगा तो कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखो। अगर मैं U ऑफ सिस्टम लिखना चाहता हूँ तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, इंटरेक्शन बिटवीन 1 and 2, 1 and 3, करेक्ट। मैं एक काम करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देता हूँ, मेरी मर्जी, ट्रिक बना रहा हूँ इसलिए। तो U ऑफ सिस्टम अगर लिखा जाए तो क्या ये बन जाएगा 1/2, इस 2 को अंदर भेज दिया, क्या हुआ, तो 2U 1 ऑफ 2 अब अगर मैं U ऑफ सिस्टम लिखना चाहूँ, मैं तुम्हें ये जो है ना इसको थोड़ा सा अलग कर रहा हूँ, मतलब ये U1 ऑफ 2 को 2 बार लिखना पड़ेगा, यही मतलब है इसका। 1 ऑफ 2 को 2 बार लिखना है, 2 बार मैं ऐसे लिख दूँ ना, 1 ऑफ 2 प्लस 2 ऑफ 1। भाई 2 बार 1 और 2 का इंटरेक्शन किया ना, तो एक बार इंटरेक्शन 1 और 2 का किया, तो दूसरी बार भी 1 और 2 का किया, लेकिन मैंने लिखने का तरीका बदल दिया। जब 1 और 2 के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है तो 2 और 1 के बीच में भी तो हो रहा है ना, तो अगर मैं 1, 2 लिख सकता हूँ तो 2, 1 भी तो लिख सकता हूँ, बात एक ही है। ऐसे इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, और इसको लिखेंगे तो क्या U ऑफ सिस्टम जो बना है यहाँ पर 1/2, अगर मैं इसको देखूं, वन ऑफ 2 और 1 ऑफ 3, इन दोनों को एक साथ ले लूं, तो क्या ये 1 की टोटल एनर्जी है, दिस इज U1 टोटल। 2 का इंटरेक्शन एक साथ लिखोगे, मतलब 2 सबसे इंटरेक्ट हो रहा है, तो क्या 2 की टोटल एनर्जी आएगी यहाँ पे। ऐसे 3 वाला लिखोगे तो क्या ये 3 की टोटल एनर्जी आएगी। ऐसे n पार्टिकल है तो क्या सबकी टोटल एनर्जी लिख सकते हो। अगर मुझे ये फार्मूला पता है ट्रिक में, तो वो क्वेश्चन में मैं इतना लंबा 1 2 3 4 नहीं लिखूंगा। इसको देखो मैं कैसे लिखता, सिस्टम का U चाहिए ना, तो एक काम करते हैं, सिस्टम के U के लिए कौन आएगा, 1 की टोटल एनर्जी कितनी है, K Q1 Q3 ना, बाई L प्लस K Q1 Q2 बाई L। 1 की एनर्जी होगी, 2 की टोटल एनर्जी कितनी होगी, 2 की टोटल एनर्जी कितनी होगी, Q2 Q1 बाई L, और अब जब जोड़ोगे देखो सब 2 टाइम्स आएगा, तो 2 2 कैंसिल हो गया, वही एनर्जी मिल जाएगी। लिखने के तरीके से बच जाओगे। अब इसमें दिक्कत नहीं होगी, इसमें तुम्हें ये आसान लगेगा, लेकिन क्यू व्यूब आ जाएगा ना, तो जो मैं बता रहा हूँ वो आसान लगेगा। जैसे ये वाला सवाल है, इस सवाल को अपन ने सॉल्व किया नहीं, सॉरी छोड़ दिया मैंने, सॉल्व कर लो। तो इसके आगे मैं यहाँ लिख रहा हूँ ये वाली, ये ट्रिक का लाइन बाद में लिखना है, इसके पहले ये वाला टॉपिक कंप्लीट करना है। 1 और 2 के बीच में क्या एनर्जी आएगी बताओ, 1 और 3 के बीच में
करेक्ट। 2 1 और 4 के बीच में प्लस Q2 Q3 के बीच में, Q2 Q4 के बीच में, अब कौन बचा है? 3 और 4। ये आया ना। अगर मैं इस वाले ट्रिक से लिखता तो एक की टोटल एनर्जी कितनी है? K Q1 Q2 बाई L, Q1 Q3 बाई √2L। सही है ना। 2 के और Q1 Q4 बाई L 3। ऐसे 2 की लिखता, 3 की लिखता, 4 की लिखता और अपॉन 2 करता तो मुझे यही आंसर आएगा। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? खैर, इनके लिए ये ट्रिक इस्तेमाल नहीं करते। ट्रिक का बेसिक इस्तेमाल कहाँ पर है वो देखो। इस पूरे में बच्चों अगर मैं आपको बोलूं, इस पूरे में फॉर सिमेट्रिक सिस्टम्स, सिमेट्रिक सिस्टम्स कब बनता है? जब चार्जेस भी इक्वल हो, डिस्टेंसेस भी इक्वल हो तो सिमेट्रिक बनता है। अगर चार्ज और डिस्टेंस सब बराबर हो जाएगा तो जो U1 का टोटल है वही आएगा U2 का टोटल भी, वही आएगा U3 का टोटल भी, और जितने भी होंगे सबका वही आएगा। मतलब लास्ट में अपन लिखे तो UN का टोटल भी वही आएगा। मतलब ये सब बराबर आएंगे। और अगर सब बराबर हुए तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ 1 2 3 जितने चार्जेस होंगे उतने टाइम्स, जैसे ये वाली वैल्यू मान लो U आया तो U प्लस U प्लस U प्लस U प्लस U कब तक आएगा? N टाइम तक, जितने चार्ज रहे होंगे। तो क्या टोटल हो गया NU। U प्लस U प्लस U अगर जोड़ते जाओ तो N टाइम जोड़ोगे तो NU आएगा ना, अगर चार्जेस सिमेट्रिक है तो। वो N अगर बाहर निकाल लिया तो आंसर बनता है N/2 U1 ऑफ टोटल। दिस इज योर फार्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी वो चेक करना चाहेगा इसी को चेक करना चाहेगा। तो U ऑफ सिस्टम क्या आया? N/2 U1 ऑफ टोटल। इसके आगे क्या देखो, अगर मान लो ये सवाल ऐसा आ जाए कि एक क्यूब है, तुम लोग अब सालों साल लिखते ही रहोगे। अभी आते ही आज बोला कि थोड़ा फास्ट ट्रैक पेस पे लिखने की कोशिश करो। एक क्यूब है इस तरह से, इस क्यूब के हर कॉर्नर पे क्यू चार्ज है। जितने कॉर्नर हैं हर कॉर्नर पर क्यू चार्ज है। हो सकता है किसी एक कॉर्नर पे ना भी हो, लेकिन अभी हर कॉर्नर पर कितने चार्ज है? क्यू। तो अगर बच्चों हर कॉर्नर पर क्यू चार्ज है और ये क्या है? क्यूब ऑफ साइड ए, क्या ये सिमेट्रिक हुआ है? मैं पूछूं यू ऑफ सिस्टम कितना होगा? तो इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका इस वाले मेथड को यूज़ करो। तो u ऑफ सिस्टम अगर मुझे लिखना है तो मैं सबसे पहले क्या लिखता हूँ? N/2। क्या लिखता हूँ मैं? n की वैल्यू यहाँ कितनी होगी? 8/2। तो खुद पढ़ने रही है, उसको बात कर रही है। यहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ। पढ़ने के टाइम बातें मत करो, मैं टाइम देता हूँ। लिखने के टाइम खूब बोलो, लेकिन लिखते लिखते बोलो। 8/2 U1 ऑफ टोटल। कोई भी एक चार्ज ले लो, उसका टोटल निकाल दो। कौन ले लूँ मैं? इसको ले लूँ? तुम्हारी मर्जी, तुम किसी को भी ले लो। मैंने इसको ले लिया। एक बात बताओ, अगर मैं इसकी टोटल एनर्जी निकालूँ, सब सिमेट्रिक है ना? सिमेट्रिक है तो बताओ कौन कौन से चार्जेस हैं जो इससे a डिस्टेंस पर हैं? देखो ये इससे a डिस्टेंस पर है,
ये वाला भी ए डिस्टेंस पर है, ये वाला भी, तो 3 चार्ज ए डिस्टेंस पर है, तो तीनों की वजह से कितना आएगा 3kq² बाई 3kq² बाई ए, और 3kq² बाई ए, और क्या है, ये देखो ये कितने डिस्टेंस पर है, √2a, ये √2a पर है और ये √2a पर है, और ये वाला भी √2a पर है। 3 चार्ज कितने डिस्टेंस पे हो गए, तो 3kq² बाई, एक और चार्ज बचा है, वो कितने डिस्टेंस पे है, उसको बोलते हैं बॉडी डायगोनल। अरे वो यहाँ नहीं है, वैसे बाहर है, √3a डिस्टेंस पे। क्यूब का ये वाला जो डिस्टेंस होता है ये √3a होता है, क्योंकि ये वाला पॉइंट अगर मैं देखूं तो ऐसा क्यूब है किसी के पास, दो वो साफ ये वाला पॉइंट है यहाँ, जो ये जहाँ पे मैं अपनी उंगली रखा हूँ, ये वाला पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट ये रहा, तो दूसरा वाला पॉइंट यहाँ है, तो ये जो डिस्टेंस है ये सबसे फारदेस्ट डिस्टेंस होता है, इसको बोलते हैं √3a। तो एक कितने डिस्टेंस पे था, √3a, बस, तो kq² बाई, आंसर हो गया 8/2 का मतलब 4। समझ आया। तो ये जब भी सिमेट्रिक चार्जेस होंगे तब ये सॉल्व कर सकते हो, और पेपर में ऐसे सिमेट्रिक चार्जेस वाले क्वेश्चन ही आते हैं। एक ये है क्वेश्चन, ये ए और ए, एक ट्रायंगल है जिसकी साइड्स की वैल्यू है ए। मैं भगा दूंगा अगर अब बात किया तो, जिसकी आवाज आई उसको बाहर भेज दूंगा। बाहर जाना है, मैंने कहा जिसकी आवाज आई उसको बाहर भेज दूंगा, चुप बैठो। ये ए डिस्टेंस पे रखा है, और मैं चाहता हूं कि जो ए डिस्टेंस है ना, इसकी साइड्स कर दूं मैं 2a। कितनी कर दूं साइड, तो a डिस्टेंस से मैं 2a डिस्टेंस तक इसको ले जाना चाहता हूं। फाइंड आउट द वर्क डन इन एक्सपांडिंग द ट्रायंगल फ्रॉम साइड a टू 2a। मतलब a से 2a जाने के लिए कितना काम करूंगा। तो एक बात बताओ, अभी तो हमने पढ़ा है वर्क डन, मतलब अपना वर्क डन पूछ रहा है, तो वर्क डन क्या लिखा जाएगा, u फाइनल माइनस u इनिशियल। ये किसका वर्क डन है, एक्सटर्नल फोर्स का, तो वही अपने से पूछा है। अच्छा, इनिशियल केस क्या बनेगा, इनिशियल सिचुएशन इस क्वेश्चन में ये रहा कि सब ए डिस्टेंस पे यहाँ भी क्यू रखा है, यहाँ भी क्यू रखा है, और यहाँ भी क्यू रखा है। फाइनल सिचुएशन क्या बनी, तो फाइनल सिचुएशन में सब कहाँ पहुँच जाएंगे, सब के सब आ जाएंगे 2a डिस्टेंस पर, करेक्ट। इनिशियल में सब कहाँ पर है, a डिस्टेंस पर, फाइनल कहाँ हो गए 2a पर। तो अब ये इनका जो सिस्टम है, इस सिस्टम की फाइनल एनर्जी लिखोगे तो क्या लिखोगे, 3/2 किसी एक की टोटल एनर्जी, किसी एक की एनर्जी लिखोगे आएगा 3kq² बाई 2a। कुछ नहीं समझा, पीछे वाला फार्मूला n/2 u1 टोटल। तो फाइनली कितना, फाइनल सिचुएशन में उनके बीच का डिस्टेंस कितना है 2a, kq1 q2 बाई r लगाया, मर गई।
हाँ क्या समझा बता। पीछे कहाँ है 3k² है, u1 टोटल है पीछे। अरे मंद बुद्धि, तो एक पॉइंट पर इसका लिखेंगे तो KQ²/2a, इसका लिखेंगे KQ²/2a, इन दोनों का भी KQ²/2a। गलत, ये गलत है, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं। समझा समझा सब लोग बोले जा रहे हो। क्या गलती है वो देखो, U1 टोटल लिखना है तो भाई 1 किससे किस इंटरेक्शन कर रहा है, खाली 2 से कर रहा है और 3 से कर रहा है ना, KQ²/2a प्लस KQ²/2a, तो ये बनेगा 2KQ²/2a माइनस इनिशियली क्या हो जाएगा 3/2, चार्ज तो उतने ही है। अब 1 का टोटल क्या आएगा 2KQ²/a, तो यहाँ 2 कैंसिल हो गया, दिस इज 3/2 KQ²/a। ये वर्क डन आ रहा है, लेकिन किसका वर्क डन है ये एक्सटर्नल, -6 KQ²/a। तो इसमें तो ये कितना आएगा, ये -3 KQ²/2। माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब है वो एक्सपांड हो रहा होगा, आपने उसके एक्सपांशन को कम करना पड़ेगा, होल्ड करके रखना पड़ेगा, मतलब कंजर्वेटिव फोर्स ऊपर की तरफ कंजर्व, क्योंकि वैसे भी देखो सब प्लस 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 है तो एक्सपांशन तो अपने आप हो रहा होगा, तुम्हें उस एक्सपांशन को होल्ड करके रखना पड़ेगा कि इसके ऊपर ना जाए। क्या इस तरह के सवाल कर पाओगे? पक्का? नोट डाउन करो।